हेलो एवरीवन। एनिमल साइंस की एक और क्लास में आप सबका स्वागत है। इस क्लास में हम बेसिकली पढ़ेंगे डिजीजेस के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हार्ट डिजीजेस के बारे में। सबसे पहला जो डिजीज है वो है कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसमें क्या होता है कि आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। तो बेसिकली आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम वगैरह की लेयर्स आर्टरीज में अंदर की तरफ ल्यूमन की तरफ को बन जाती हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड अच्छे से पंप नहीं कर पाता। उसी को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। दूसरे नंबर पे है हमारे पास वस्कुलर डिजीज। ये है डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आता है ऑर्टिक डिजीज। यह पोर्शन ऑफ aorta walls weakens and balloons out forming an एन्यूरिम्स। ठीक है। इसमें ऑर्टिक डिजीज में जो हमारी ऑर्टा होता है वो उसकी वॉल्स थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं और बलून लाइक अपीयरेंस ले लेती हैं। इसके बाद जो फोर्थ आता है वो है पेरिकार्डाइटिस। ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, अ थिन मेम्ब्रेन दैट लाइंस द हार्ट। पेरिकार्डियम लेयर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अगली क्लास में हम पेरिकार्डियम भी डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है कार्डियोमायोपैथी। अब कार्डियो तो दिल से ही रिलेटेड है ना। जैसे पेरिकार्डाइटिस में कार्डाइटिस भी दिल से रिलेटेड था, तो ये है enlarged heart thus functioning is reduced। ओके। इसमें दिल थोड़ा बड़ा हो जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट। ओके। हार्ट वाल्व डिजीज, जहाँ पे वन और मोर हार्ट वाल्व्स विच कंट्रोल ब्लड फ्लो इनटू और आउट ऑफ हार्ट डज नॉट वर्क, उसे कहते हैं हार्ट वाल्व डिजीज। फिर आता है हार्ट फेलियर। हार्ट कैन नॉट पंप पावरफुली एज नीडेड इन ऑर्डर फॉर प्रॉपर सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है कि जब अगर हार्ट अच्छे से प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, तो जो ऑक्सीजन सप्लाई हमारे टिश्यूज को चाहिए वो उससे नहीं मिलती, और इसी को हम बेसिकली हार्ट फेलियर कहते हैं। फिर है एरिथीमा। एरिथीमा इज इरेगुलर हार्ट बीट्स। जो सिस्टोल डायस्टोल है उनमें जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो नहीं होता इसमें। फिर आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्चुअली आप कह सकते हैं एक ब्रॉड सिंड्रोम टाइप एक डिजीज है। ये जेनेटिक हो सकता है। इसमें क्या होता है कि थिक म्यूकस कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ओके। और देयर इज CFTR, cystic fibrosis transmembrane conductance regulation protein from which chlorine is passed, है ना। और इसमें sweat fluid mucus is secreted through it and it gets mutated and problems arise। इसी को कहते हैं हम सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिर आता है एम्फेसिमा, इज अ टाइप ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलाई लूजेज इट्स इलास्टिसिटी। उसके बाद आता है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है कि एल्वियोलाई इज फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस, तो ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज कर देता है। फिर हम कुछ किडनी डिजीज की बात करेंगे। तो एक्यूट पॉलीनेफ्राइटिस होगा यहाँ पे। नेफ्राइटिस स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस का है ये पॉलीनेफ्राइटिस। फिर है क्रॉनिक पॉलीनेफ्राइटिस, उसमें रीनल इन्फ्लेमेशन ही होगी। ये इन्फेक्शन है और ये इन्फ्लेमेशन है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस जो होता है नेफ्रॉन्स में उसकी इन्फ्लेमेशन है। फिर नेफ्रोपैथी, क्रॉनिक लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। इसके बाद हम डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे आएंगे, जहाँ पे किडनी स्टोन की बात करेंगे, जहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीलेट्स मेक्स स्टोन्स। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज प्रॉब्लम इन बाउल मूवमेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद आता है क्रोहन्स डिजीज, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लाइनिंग प्रॉब्लम। क्रोहन्स डिजीज, ओके। कॉन्स्टिपेशन आपको पता होगा, बाउल मूवमेंट इज प्रॉब्लमेटिक, जहाँ पे हमारा डिफिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता। अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, ये भी आपने बहुत सुना होगा। अल्सर्स है, स्टमक एसिड इफ टच द लाइनिंग व्हेन म्यूकस समहाउ गेट्स रिड्यूस्ड फॉर्म्स अल्सर। अब जब म्यूकस हमारा कम होता है किसी वजह से स्टमक में, तो उसमें क्या होता है कि जो HCl जो रिलीज होता है फ्रॉम पेरिएंटल सेल, वो टच कर लेता है वॉल्स ऑफ स्टमक को, और जिसकी वजह से अल्सर फॉर्म हो जाता है। फिर है गैस इज इंटेस्टाइन, ये एक्चुअली गैस है, ये प्रॉब्लम आपको पता होगी, इंडाइजेशन भी ये कॉज कर सकता है। गैस्ट्राइटिस इज स्टमक लाइन इन्फ्लेमेशन अगेन। ओके। फिर डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज की बात है। तो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें क्या होता है कि पैनक्रियाज इज अनेबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। तो इंसुलिन ट्रीटमेंट्स इसमें फिर भी पेशेंट को दी जा सकती है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन ही कमी है, और इंसुलिन की अगर कमी है तो वो इंजेक्शन या शॉट से पूरी हो जाएगी। फिर है टाइप 2, बॉडी इज रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, है ना। इट डेवलप्स इन ओल्ड एज, जैसे जैसे ओल्ड एज डेवलप होती जाती है वैसे वैसे इंसुलिन भी बॉडी में थोड़ा, आप कह सकते हैं रिलीज तो हो रहा है, पर उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, बॉडी इटसेल्फ गेट्स रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। फिर थायराइड में अगर ज्यादा है तो
हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो थायराइड हार्मोन ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगे, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, तो इससे वेट लॉस वगैरह जैसी भी कंडीशन अराइज हो सकती है। फिर आता है हाइपोथायरॉयडिज्म, इसे हम गोइटर भी कहते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा, उसकी वजह से हम जो भी खाएंगे वो फैट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हम फैट हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जेनेटिक डिजीज की, म्यूटेशन दैट अफेक्ट जीन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारे कोडॉन्स होते हैं उसमें जी कन्वर्ट हो जाता है जी में, तो ये वैलिन यहाँ पे उसकी जगह आ जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की शेप है वो सिकल सेल में बदल जाती है। फिर हीमोफीलिया की बात करेंगे, फैक्टर 9 8 आर अफेक्टेड और क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स इसमें हो सकती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रीशन ड्यू टू CFTR प्रॉब्लम। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बार ऊपर भी डिस्कस किया था। हंटिंगटन्स डिजीज है ना, इसमें क्या होता है, कोडोन्स रिपीट्स आर प्रेजेंट एंड अफेक्ट ब्रेन, एट्रोपी ऑफ सेरिब्रल नर्वस टिश्यू एंड बेसल गैंग्लिया। एट्रोपी मींस लॉस ऑफ न्यूरॉन्स, ओके, तो ये ब्रेन के हिस्से में होता है, तो ऑब्वियसली ये मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब टर्नर सिंड्रोम्स जो होता है वो है एक्सो, इज वो फीमेल्स में होता है। इसके बाद आता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ओके, इसके बाद आता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये XXY कंडीशन होती है। यहाँ मैंने एक डाउन सिंड्रोम नहीं लिखा, वो भी मैं अभी नोट कर देता हूं। डाउन सिंड्रोम ये होती है ट्रायसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ये कुछ डिजीजेस थे जो आपको CUET PG के लिए प्रिपेयर करने के लिए काम आएंगे, और इसके अलावा मैं अभी आने वाले लेक्चर्स में जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ उसके डिजीजेस वगैरह भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।